हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर लेक्चर नंबर 12 रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सब्जेक्ट के बारे में। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का यह लेक्चर नंबर 12 होगा। 1 से लेकर 11 तक जो आपके लेक्चर हैं वो सभी कंप्लीटली अपलोड कर दिए गए हैं और कंप्लीट कोर्स हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं। तो इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 8 होगा और चैप्टर नंबर 8 है अनुप्रयुक्त साइकोमेट्री एवं ऊष्मा का निर्धारण, अप्लाइड साइकोमेट्री एंड हीट लोड एस्टिमेशन। तो ये आपको यहाँ पर स्टार्ट करेंगे और इसके अंतर्गत ही इस लेक्चर में ही हम इसको समाप्त करेंगे। तो याद रखिएगा, जो 1 से लेकर के 11 तक आपके लेक्चर है, कंप्लीट कोर्स है, वो आपके कंप्लीटली प्लेलिस्ट दी गई है, जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वहां पर जाकर के आप कंप्लीट वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर नंबर 12 चैप्टर नंबर 8। सबसे पहले परिचय के बारे में बात करेंगे। साइकोमीटर क्या होता है, साइकोमीटर के बारे में जानेंगे। तो देखिए, यह एक ऐसा उपकरण है जो साइकोमीटर होता है दोस्तों। यह एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा हम शुष्क बल्ब और आर्द्र बल्ब, जिसको हम बोलते हैं डीबीटी, और यानी कि जो शुष्क बल्ब होता है वो तो होता है ड्राई बल्ब ठीक है, और आर्द्र होता है वेट बल्ब। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर और आर्द्र बल्ब टेम्परेचर को नापने का उपकरण जो कहलाता है वह कहलाता है साइकोमेट्री। यानी कि शुष्क बल्ब तापमान और आर्द्र बल्ब तापमान, इनको नापने का उपकरण साइकोमीटर कहलाता है। और निम्न प्रकार के साइकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। कौन कौन से? एक तो होता है स्लिंग साइकोमीटर, दूसरा होता है प्रायोगिक साइकोमीटर, तीसरा होता है सतत रिकॉर्डिंग साइकोमीटर और चौथा होता है एस्पिरेटिंग साइकोमीटर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइकोमीटर चार्ट के बारे में। साइकोमीटर चार्ट क्या होता है, कैसे हम इसको देखते हैं। साइकोमीटर चार्ट तो यहां पर देखते हैं, वायु शीतलन के लिए आर्द्र वायु के आवश्यक गुणों का ग्राफीय प्रदर्शन साइकोमीटर चार्ट के इस्तेमाल से प्राप्त किया जाता है। साइकोमीटर चार्ट में 3x अक्ष पर वायु का मिश्रण का शुष्क बल्ब तापमान रखा जाता है तथा y अक्ष पर आर्द्रता की मात्रा किलोग्राम पर केजी शुष्क वायु या जलवाष्प का दाब रखा जाता है। चार्ट की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, शुष्क बल्ब तापमान रेखा, इसे ऊर्ध्वाधर रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तथा y अक्ष के समांतर होती है। तो यहां पर देखिएगा, ये जो लाइन है ये है शुष्क आर्द्रता, यानी कि शुष्क बल्ब तापमान रेखा, ये कहलाएंगी। ये सभी जो रेखा हैं y एक्सिस के समांतर ऊर्ध्वाधर जो है ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर को शो कर रही है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर यानी कि शुष्क बल्ब तापमान, ठीक है। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? या आप इस तरीके से क्षैतिज में भी इसको दिखा सकते हैं जब आप इसको ऊपर को शो करोगे। क्लियर? अब सेकंड में जलवाष्प की द्रव्यमान रेखा, जिसे y अक्ष क्षैतिज रेखा प्रदर्शित की जाती है, यह x अक्ष के समांतर होती है। देखिएगा, इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। ये जलवाष्प द्रव्यमान रेखा है। अब बात करते हैं ड्यू बिंदु तापमान रेखा। यह क्षैतिज रेखा द्वारा प्रदर्शित की जाती है तथा यह असमान होती है और x अक्ष के समांतर होती है। कैसे? इस तरीके से देखिएगा। क्लियर? ड्राई बल्ब टेम्परेचर यानी कि वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट और स्टैंडर्ड टेम्परेचर, सैचुरेटेड टेम्परेचर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। ये जो है अलग अलग होती है, यानी कि हमने पहले कह दिया कि यह क्षैतिज रेखा द्वारा प्रदर्शित की जाती है और यह असमान होती है और x अक्ष के समांतर होती है। ये जो आपको दिखाया गया है, असमान का मतलब ये देखिए, पहले यहाँ है, फिर इससे छोटी है, फिर इससे छोटी, फिर इससे छोटी है। तो असमान होती है लेकिन x अक्ष के समांतर होगी वेट बल्ब या फिर ड्यू पॉइंट या फिर सैचुरेटेड टेम्परेचर लाइन। आर्द्र बल्ब तापमान रेखा जो आपको यहाँ पर दिखाई गई है, देखिए, यह असमान तिरछी और सीधी रेखा द्वारा प्रदर्शित की जाती है और यह क्षैतिज रेखा
30 डिग्री पर बनी होती है, यानी कि जो क्षैतिज रेखा है उससे 30 डिग्री पर, ये जो क्षैतिज रेखा इसे 30 डिग्री पर बनी होती है और संतृप्त बिंदु पर एक शुष्क बल्ब तापमान तथा आर्द्र बल्ब तापमान का मान बराबर होता है। देखिए ये सीधी और तिरछी होती है, ये लाइन जो वेट बल्ब या ड्यू पॉइंट या फिर सैचुरेटेड टेम्परेचर की है तो ये तिरछी होती है, लेकिन जो ये वाली जो लाइन है एक्स एक्सिस के समांतर, तो इससे ये 30 डिग्री का कोण बनाती है, बस इतना ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट है एंथैल्पी रेखा या फिर कुल ऊष्मा रेखा। तो यह असमान तिरछी रेखा द्वारा प्रदर्शित की जाती है। असमान और तिरछी रेखा एंथैल्पी को प्रदर्शित ऐसे करते हैं, देखिएगा, ठीक है। असमान और तिरछी रेखा यानी कि ये बराबर नहीं होंगी तो इसमें असमान का शब्द आएगा, ठीक है। असमान तिरछी रेखा, यह रेखा आर्द्र बल्ब तापमान के समांतर होती है तथा कुछ रेखाएं एक दूसरे के समान होती है। यह संतृप्त रेखा के ऊपर होती है, संतृप्त रेखा के ऊपर। क्लियर? अब यहां पर स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन भी दी गई है, इसको भी आप देखिएगा। नेक्स्ट है विशिष्ट आयतन रेखा। विशिष्ट आयतन रेखा जो यहां पर आपको बताया गया है, यह है विशिष्ट आयतन रेखा। इसमें क्या है कि यह तिरछी रेखा के द्वारा समान वितरित होती है, यानी कि एक समान बटी होती है, जैसे कि ये बराबर भागों में, ठीक है। और ये जो क्षैतिज रेखा से कितना कोण बनाती है, याद रखिएगा, ये क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाती है। देखिए यहां पर दिखा हुआ है, ये क्षैतिज से 60 डिग्री पर बनी होती है। वाष्प दाब रेखा जो आपको चित्र में दिख रहा है, यह क्षैतिज रेखा द्वारा समान वितरित होती है। यह वाष्प दाब रेखा चार्ट में नहीं बनी होती, यानी कि इसमें तो ये बनी नहीं होंगी, लेकिन रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन यहाँ पर आपको दिखाई जाएंगी। यह बाएं हाथ पर चार्ट के बाहरी बनी होती है, जो आपको इस तरीके से दिखाई जाएगी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी वाष्प दाब रेखा जो है, जो वेपर प्रेशर लाइन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि वाष्प दाब रेखा चार्ट में नहीं बनी होती है, ये बाहर बनी होती है बाएं तरफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके सामने है, देखिए सापेक्ष आर्द्रता रेखा। सापेक्ष आर्द्रता रेखा में किस तरीके से हम देखेंगे, यह वक्राकार रेखा द्वारा प्रदर्शित होती है। वक्राकार का मतलब है, देख रहे हैं आप, ये जो लाइन जो जा रही है, ये लाइन जो जा रही है, यही है हमारे सापेक्ष आर्द्रता रेखा, यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन, ठीक है। तो यह वक्राकार रेखा द्वारा प्रदर्शित की जाती है, जो संतृप्त रेखा वक्र के समांतर होती है और सामान्यतः इस रेखा को परसेंट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सम्मिलित व्यवस्थित आरेख जो है निम्नलिखित है, आप इसको देख सकते हैं। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं साइकोमेट्रिक प्रोसेस की, जिसको बोलते हैं साइकोमीटर प्रक्रम। वायु के साइकोमीटर गुणों को प्रभावित करने के लिए प्रक्रम को साइकोमीटर प्रक्रम कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, वायु के जो साइकोमीटर गुण हैं उनको प्रभावित करने वाले प्रक्रम जो हैं वो साइकोमीटर प्रक्रम कहलाते हैं। अब बात करते हैं जो इसके प्रमुख प्रक्रम हैं, तो प्रमुख प्रक्रम निम्न है। पहला है शीतलन एवं आर्द्रीकरण, दूसरा है तापमान एवं निआर्द्रीकरण, तीसरा है तापन एवं आर्द्रीकरण और चौथा है वायुधारा का मिश्रण और फिफ्थ है ज्ञेय तापन। तो सबसे पहला वायुधारा का मिश्रण, पहले हम इसको देखेंगे। वायुधारा का मिश्रण एक एक करके सभी को देखेंगे दोस्तों, याद रखिए। वायुधारा का मिश्रण यानी कि मिक्सिंग ऑफ एयर स्ट्रीम्स। तो विभिन्न वायुधाराओं का मिश्रण रुद्धोष्म प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, न ऊष्मा प्रदान की जाती है और न ही ऊष्मा उसमें निष्कासित की जाती है, ऐसा प्रक्रम रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। तो रुद्धोष्म प्रक्रम के आधार पर यह होता है और यह मिश्रण स्थिर आर्द्रता की मात्रा के आधार पर होता है। देखिएगा यहाँ पर आपको ये फिगर दिखाया गया है, यहाँ से ये एयर जाएगी और M1 W1 और H1 यानी कि इसका एंथैल्पी वेट और इसका मास, यहाँ पर एयर M2 W2 H2, और जब ये एक साथ यहाँ पर मिलेगी तो टोटल एयर क्या हो जाएगी, नया मास बनेगा, नया वेट बनेगा, नई एंथैल्पी बनेगी M3 W3 H3। यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वायु धारा का मिश्रण मिक्सचर यानी कि एक एयर ये है, दूसरी एयर ये है और यहाँ पर आपका मिक्सचर टोटली मिलकर के एक साथ चलेगा
तो ये कहलाएगा वायुधारा का मिक्सचर। चलिए, व्यवस्थित आरेख इस प्रकार होगा। देखिए ये कूलिंग कोयल लगी हुई है, यहाँ से ये कूलिंग कोयल लगी हुई है, और ये जब एयर इसमें जाएगी तो ये इससे जो है टकराएगी और ठंडी होकर के यहाँ से एयर आउट होगी। ठीक है, तो जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, तो उसका जो फिगर बनेगा वो इस प्रकार बनेगा, एंथैल्पी H1 H2 H3 जो भी आपको मिश्रण के तौर पर दिखाई गई है, और वेट यानी कि जो आपका W होगा वो इस तरीके से यहाँ पर बढ़ेगा। क्लियर। चलिए, बाईपास फैक्टर जिसको BFP कहते हैं, तो बाईपास फैक्टर या फिर हिंदी में कहते हैं बाईपास गुणांक, तो यह मध्य सतह तापमान का अंतर कुंडली तथा निष्कासित वायु के बीच तथा मध्य सतह तापमान का अंतर जब वायु प्रवेश करती है उसका अनुपात होता है। बाईपास गुणांक को निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। यह है, देखिए दोस्तों, दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा आप मैनेज कीजिएगा, मैं बोल रहा हूं। BF का मतलब है बाईपास फैक्टर। ठीक है, BF इक्वल टू TdB3 और माइनस TdB2, TdB3 माइनस TdB2, इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमारे पास है dB1, ये dB3 है, ये dB1 है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब देखिएगा, TdB1 जो है वायु का तापमान, TdB2 जो है जल वायु से बाहर निकलती है, जब वायु से बाहर निकलती है तब का तापमान है, और यह है हमारे पास TdB3 जब वायु गर्म सतह से बाहर निकलती है। ठीक है, अब बात करते हैं चार्ट की लंबाई के रूप में हम कैसे इसको फॉर्मूले में लिखेंगे। तो चार्ट की लंबाई के रूप में बाईपास फैक्टर होता है लेंथ ऑफ 2 and 3 और लेंथ ऑफ 1 and 3, क्योंकि यहाँ पर पहले क्या है, TB3 है, TdB3 और TdB2, यहाँ पर TdB1 और यहाँ पर TdB2। ठीक है, इसी प्रकार लेंथ ऑफ 2 3 और लेंथ ऑफ 3 1। ठीक है, चलिए, अब नेक्स्ट है गे तापन। गे तापन का मतलब है सेंसिबल हीटिंग। तो सेंसिबल हीटिंग क्या होती है, देखिए, जब वायु का तापन बिना विशिष्ट आर्द्रता बदले होता है तो उसे गे तापन कहते हैं। यह हम एक तरीके से और बोल सकते हैं कि जब वायु को शुष्क सतह से गुजारा जाता है जिसका तापमान शुष्क बल्ब तापमान से अधिक होता है, तो इस प्रक्रिया को गे तापमान कहते हैं। इस प्रक्रम के दौरान विशिष्ट आर्द्रता स्थिर रहती है तथा शुष्क बल्ब तापमान बढ़ता रहता है, और इसी सतह के रूप में विद्युत कुंडली या फिर वाष्प कुंडली का प्रयोग किया जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं BF इक्वल टू TB2 माइनस TdB3 और TdB1 माइनस TdB3। सेंसिबल कूलिंग के लिए वाष्पित्र कुंडली या फिर द्वितीयक ब्राइन कुंडली का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं गैस शीतलन। जब वायु को ऐसी सतह से गुजारा जाता है जिसका तापमान शुष्क बल्ब तापमान से कम होता है तथा ड्यू बिंदु तापमान से अधिक होता है, जब उसे वायु का गैस शीतलन कहते हैं। एक बार फिर से पढ़िए, जब वायु को ऐसी सतह से गुजारा जाता है जिसका तापमान शुष्क बल्ब तापमान से कम होता है तथा ड्यू बिंदु यानी कि ड्यू पॉइंट तापमान से अधिक होता है। देखिए, शुष्क बल्ब तापमान से कम और ड्यू बिंदु तापमान से अधिक, तो तब उसे कहते हैं गैस शीतलन। उपरोक्त चित्र द्वारा जो हमें अभी फिगर दिखाया गया था, वो निम्न समीकरण को प्राप्त करते हैं M1 प्लस M2 इक्वल टू M3, क्योंकि हमने इस तरीके से ये एक पढ़ा था कि ऐसे, ठीक है, M1 M2 और M1 प्लस M2 बराबर क्या हुआ था, M3। तो M1 W1 प्लस M2 W2 बराबर M2 W3 कर सकते हैं। तो M1 H1 प्लस M2 H2 बराबर M3 H3 भी होगा। समीकरण सेकंड और थर्ड को व्यवस्थित करेंगे तो M1 कॉमन आएगा, W1 माइनस W2, और M2 कॉमन आएगा बराबर में, तो W3 माइनस W2। तो M1 H1 माइनस H3 हो जाएगा, क्योंकि W ये भी ये एंथैल्पी के बराबर रखा, और इक्वल टू M2 W जो क्या M2 H3 माइनस H2। तो M1 अपॉन M2
W3 माइनस W2 अपॉन W1 माइनस W3, और इसी के बराबर हो जाएगा H3 माइनस H2 और H1 माइनस H3। जहां पर M क्या है, शुष्क वायु द्रव्यमान है, और जो आपका W है वह क्या है, वह है विशिष्ट आर्द्रता, और H क्या है, H आपके पास एंथैल्पी है। बात करेंगे शीतलन एवं निरार्द्रीकरण। शीतलन एवं निरार्द्रीकरण, तो देखिए जो हम बोलते हैं इंग्लिश में कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन, वह क्या होता है। देखिए जब वायु को किसी सतह से प्रवाह कराते हैं या उसे जल के फुहार से प्रवाह कराते हैं जिसका तापमान वायु के ड्यू बिंदु, यानी कि ये ड्यू है, ड्यू बिंदु तापमान से कम होता है, शीतलन प्रक्रम के कारण जल थाप से वायु का संघनन होता है। जब ये जल वाष्प है, जल वाष्प से वायु का संघनन होता है, यानी कि वो कंडेंस होता है, और जब वायु इस शीतलन सतह के संपर्क में आती है तो इसका तापमान से पथ कितना रहता है, 1 2 3 का अनुसरण कर संघनन के कारण कम हो जाती है, जिसे हम निआर्द्रीकरण कहते हैं। सरल भाषा में वायु से आर्द्रता का मिश्रण बिना शुष्क वस्त्र तापमान में परिवर्तित किए बाहर निकालना ही निआर्द्रीकरण कहलाता है। ये आपकी डेफिनेशन याद रखिएगा, सिंपल है। ऊपर ड्यू बिंदु सभी संभव है, यानी कि उपकरण ड्यू बिंदु जो है तभी संभव है जब प्रभावी सतह तापमान कुंडली का कम हो वायु के ड्यू बिंदु तापमान से जो कुंडली में प्रवेश पर होता है। यह कुंडली प्रभावी सतह तापमान उपकरण ड्यू बिंदु कहलाता है, और इसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसे ज्ञेय ऊष्मा गुणांक या फिर ज्ञेय ऊष्मा या फिर कुल ऊष्मा के अनुपात को ज्ञेय ऊष्मा गुणांक कहते हैं। ठीक है, ज्ञेय ऊष्मा गुणांक क्या है, ध्यान रखिएगा। ज्ञेय ऊष्मा गुणांक की अगर आपसे बात करें कभी, तो आप बताएंगे कि ज्ञेय ऊष्मा या फिर कुल ऊष्मा के अनुपात, यानी कि ज्ञेय ऊष्मा और कुल ऊष्मा का अनुपात जो है क्या कहलाता है, ज्ञेय ऊष्मा गुणांक कहलाता है। और ज्ञेय ऊष्मा गुणांक को हम लिखते हैं SHF से, सेंसिबल हीट फैक्टर, और ये हो जाएगा ज्ञेय ऊष्मा यानी कि सेंसिबल हीट और कुल ऊष्मा अपॉन टोटल हीट, यानी कि SH अपॉन LH प्लस SH हो जाएगा। कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन का व्यवस्थित आरेख निम्नलिखित है, आप देख सकते हैं। ये एंथैल्पी दिखाई गई है H2, HA और H1। यहाँ पर आपका जो है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है W2 और W1। यहाँ पर आपका टेम्परेचर लाइन है, क्लियर। ड्राई बल्ब टेम्परेचर यहाँ पर आपको दिखाएगा, ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर है जो भी आपका TD4, TD2, TD1 दिया गया है, और ये आपकी जो है एंथैल्पी दिखाई गई है यहाँ पर, और यहाँ पर है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी शो की गई है, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं शीतलन एवं आर्द्रीकरण। शीतलन एवं आर्द्रीकरण, तो वायु में आर्द्रता का मिश्रण बिना शुष्क बल्ब तापमान में परिवर्तित किए आर्द्रीकरण कहलाता है। अब यदि असंतृप्त वायु को पुनः प्रभावित जल फुहार से गुजारा जाए तो उसकी विशिष्ट ऊष्मा बढ़ने लगती है, और जब शुष्क बल्ब तापमान घटने लगता है तो यह प्रक्रिया रुद्धोष्म या फिर वाष्पित्र शीतलन कहलाता है। व्यवस्थित आरेख के बारे में बात करें तो व्यवस्थित आरेख इस तरीके से है, ये डीबीटी, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा टेम्परेचर, और यहाँ पर आपके पास ह्यूमिडिटी है, और ये शो करेगा आपका एंथैल्पी को, ठीक है। चलिए तापमान देखिए, तापन एवं निरार्द्रीकरण। तापन एवं निरार्द्रीकरण, तो जब वायु को ठोस अवशोषक सतह या फिर द्रवीय अवशोषक फुहार द्वारा गुजारा जाए तो इस प्रक्रम को तापमान एवं निरार्द्रीकरण कहते हैं। ठोस अवशोषक के रूप में सिलिका, एल्यूमिना तथा द्रवीय अवशोषक के रूप में कार्बनिक एवं अकार्बनिक लवण जैसे व्यवस्थित आरेख में दिखाया गया है। यह हमारे पास ड्राई बल्ब टेम्परेचर हो जाएगा, ये ह्यूमिडिटी है, और ये हमारे पास एंथैल्पी। तो एंथैल्पी जो है 1.1 पर H1 होगी और 0.2 पर जो है H2 होगी। तो इस तरीके से आप इसको प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है तापन एवं आर्द्रीकरण। तो जब वायु को देखिए, जब वायु को आद्रंक से गुजारा जाता है तो जिसे गर्म जल पूहल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो ऐसे प्रक्रम को दापन एवं आर्द्रीकरण कहते हैं। दापन नहीं है, ये तापन है।
तापन एवं आर्द्रीकरण कहते हैं। और इस प्रक्रम में वायु की विशिष्टता है और तथा एंथैल्पी शुष्क बल्ब तापमान बढ़ेगा या घटेगा इस बात पर निर्भर करता है। और इस बात पर निर्भर करता है, किस बात पर, कि प्रारंभिक तापमान बढ़ता है या घटता है तथा जो हमारे पास इसका प्रकार है उसे कैसा व्यवस्थित करना है, जो भी आरेख है। क्लियर। चलिए देखिए प्रक्रम 1-2। इस प्रक्रम के दौरान गर्म फुहार जल का तापमान शुष्क बल्ब तापमान से निम्न होता है। प्रोसेस 1 से 2, जब ये यहां पर नहीं, यहां से यहां पर जाएंगे। क्लियर। अब प्रक्रम 1 से 3, तो इस प्रक्रम के दौरान गर्म फुहार जल का तापमान शुष्क बल्ब तापमान के बराबर होगा। 1 से 3 पर जाएंगे। क्लियर। अब इसके बाद जो प्रक्रम 1 से 4 है, इस प्रक्रम के दौरान गर्म फुहार जल का तापमान शुष्क बल्ब तापमान से अधिक होगा, यानी कि 1 से जो 4 हम जाएंगे। क्लियर। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। अब है कमरा ज्ञेय तापमान गुणांक। तो यह दिए गए कमरे के ज्ञेय तापमान तथा कमरे के ज्ञेय तापमान तथा गुप्त उष्मा के योग का अनुपात होता है। तो RSHF इक्वल टू RSH अपॉन RSH प्लस RLH इक्वल टू माइनस हो जाएगा RHS अपॉन RTH। तो यहाँ पर RSH है रूम सेंसिबल हीट, RLH है हमारे पास रूम लेटेंट हीट और RTH है रूम टोटल हीट। क्लियर। चलिए देखिए व्यवस्थित आरेख आपका इस तरीके से इसको बनाइएगा और इसको ध्यान से समझिएगा। ये आपके पास W है जिसको बोलते हैं हम ड्राई एयर, यहाँ पर किलोग्राम्स पर केजी, और यहाँ पर हो जाएगा ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ये आपके पास एंथैल्पी है जो सप्लाई एयर कंडीशन यहाँ पर 1 पे है, और RSHF लाइन ये कहलाएगी। ठीक है। ये है हमारे पे, ये जो पॉइंट 2 है ये रूम डिजाइन कंडीशन आ जाएगी जिस पर हम जो है रूम को डिजाइन करते हैं। क्लियर। चलिए देखिए कुल ज्ञेय ऊष्मा गुणांक, यानी कि यह दिए गए कुल ज्ञेय ऊष्मा तथा कुल ऊष्मा का अनुपात होता है। तो GSHF इक्वल टू TSH अपॉन GTH इक्वल टू TSH अपॉन TSH प्लस TLH। तो GSHF इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये RSH प्लस OASH, ये हो जाएगा ऊपर, और नीचे है RSH प्लस OASH प्लस में RLH प्लस OALH। तो RSH जो है कमरा ज्ञेय ऊष्मा यानी कि रूम सेंसिबल हीट है, OASH है बाहरी वायु ज्ञेय ऊष्मा यानी कि आउटसाइड एयर सेंसिबल हीट, और TSH है कुल ज्ञेय ऊष्मा यानी कि टोटल सेंसिबल हीट या RSH प्लस OASH। GTH है कुल ऊष्मा यानी कि ग्रैंड टोटल हीट, ग्रैंड टोटल हीट में RLH आ जाएगा प्लस में TLH आ जाएगा। OA अपॉन LH जो है बाहरी वायु गुप्त ऊष्मा आउटसाइड एयर लेटेंट हीट, और OATH कितना हो जाएगा, बाहरी कुल ऊष्मा आउटसाइड एयर टोटल हीट यानी कि OASH प्लस OALH। OASH इक्वल टू होता है 0.2044 V1 TdB1 माइनस TdB2 किलोवाट में होगा, और OALH जो है 50 V1 W1 माइनस W2 किलोवाट में होगा, और OATH जो होगा 0.02 V1 H1 माइनस H2 किलोवाट में होगा। ये भी जो जिसका व्यवस्थित आरेख निम्नलिखित है, इसको आप एक बार अपनी कॉपी पे बनाइएगा और समझिएगा कि ये जो है डेरिवेशन के हिसाब से किस तरीके से बना हुआ है। क्लियर। यहाँ पर देखिएगा ये आपके ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन है, और ये आपका जो है ये हो जाएगी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जिसको W बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पर आपको एंथैल्पी देखने को मिलेगी, और ये जो है आपका GSHF लाइन है। ठीक है। और ये हमारे पास RSHF लाइन है, सब कुछ लिखा हुआ है। ये अलाइनमेंट सर्किल हो जाएगा यहाँ पर जो आपका ये पॉइंट है, और इस पॉइंट पे मिक्सचर कंडीशन एंटरिंग द कूलिंग कोयल, आउटसाइड कंडीशन आपकी यहाँ पर आएगी, और ये जो है SHF स्केल हो जाएगा, SHF स्केल जहाँ पर हम जो है इसको कैलकुलेट करते हैं। क्लियर। चलिए अब देखिए भावी कमरा ज्ञेय ऊष्मा गुणांक क्या होता है। दिए गए प्रभावी कमरा ज्ञेय ऊष्मा तथा प्रभावी कमरा कुल ऊष्मा का अनुपात होता है। तो ERSHF इक्वल टू ERSH अपॉन ERTH इक्वल टू ERSH अपॉन ERSH प्लस ERLH। तो ERSH जो होता है वो है इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट, जिसको हम लिखते हैं RSH प्लस OASH गुना BF,
तो देखिएगा RSH प्लस 0.2044 V1 TD S1 - TD B2 और ये हो जाएगा BF। अब देखिए यहाँ पर ERLH जो होता है वो होता है इफेक्टिव रूम लेटेंट हीट, इफेक्टिव रूम लेटेंट हीट। तो यहाँ पर अब RLH प्लस OALH इंटू BF हो जाएगा और RLH प्लस 80 V1 W1 - W2 BF। अब बात करेंगे ERTH की। ERTH क्या होता है? इफेक्टिव रूम टोटल हीट। इफेक्टिव रूम टोटल हीट क्या है? ERSH या फिर इसी के बराबर है ERLH और BF होता है बाईपास फैक्टर। तो इसका आरेख जो है निम्नलिखित है, जो आपको यहाँ पर दर्शाया गया है, जो अभी पीछे आपको दिखाया गया था उसी के हिसाब से ये भी है। अब बात करते हैं उष्मा भार की गणना के लिए विभिन्न प्रकार के उष्मा स्रोत, डिफरेंट हीट सोर्स एवं कैलकुलेशन ऑफ हीट लोड। देखिए वायु शीतलक एवं रेफ्रिजरेटर द्वारा कुल उष्मा निष्कासित की मात्रा या फिर उष्मा उत्सर्जन की मात्रा जिससे वायु द्वारा वांछित तापमान बनाया रखा जा सके शीतलक भार कहलाता है। मुख्यतः दो प्रकार के शीतलक भार होते हैं, एक तो है शीतलक भार, एक है तापक भार। तो भार गणना के मुख्य उद्देश्य वायु शीतलक एवं रेफ्रिजरेशन उपकरण का साइज निर्धारण के लिए, वायु शीतलक एवं रेफ्रिजरेशन उपकरण की क्षमता निर्धारण के लिए और शीतलक भार की गणना किससे होती है? मुख्यतः दो वर्गों के में वर्गीकृत करते हैं शीतलक भार को। पहला है कमरे का भार, यह भार कमरे या फिर जगह द्वारा निर्धारित होता है। और कुल भार, तो यह भार रेफ्रिजरेशन उपकरणों द्वारा निर्धारित होता है। कमरे का भार कैसे, हम किस तरीके से किस बातों पर निर्भर करेंगे? देखिए पहला है कमरे का गेय उष्मा। इसमें सौर एवं संचरण उष्मा दीवारों एवं छतों द्वारा होता है। सौर एवं संचरण उष्मा शीशे द्वारा, संचरण उष्मा दीवारों एवं छतों से जोड़ द्वारा, या इनफिल्ट्रेशन या आंतरिक उष्मा मनुष्य शक्ति एवं विद्युत स्रोतों द्वारा ये होता है। जो अतिरिक्त उष्मा को उपरोक्त में वर्णित न होने दें या फिर लीकेज उष्मा, ये सभी इस पे आते हैं। अब बात करते हैं कमरे की गुप्त उष्मा। कमरे की गुप्त उष्मा में इनफिल्ट्रेशन, आंतरिक उष्मा मनुष्य एवं उपकरणों द्वारा होती है। वाष्प संचरण, सुरक्षा गुणांक या फिर डक्ट लीकेज हानि, ये सभी कमरे की गुप्त उष्मा में आते हैं। कुल भार में क्या हो जाएगा? गेय उष्मा यानी सेंसिबल हीट और प्रभावी कमरे का गेय तापमान यानी टोटल सेंसिबल हीट TSH जो टोटल सेंसिबल हीट कहलाती है। तो 1, 2, 3 सभी को ऐड कर दिया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि गुप्त उष्मा, लेटेंट हीट में क्या क्या आते हैं? प्रभावी कमरे की गुप्त उष्मा आ जाती है, बाहरी वायु की गुप्त उष्मा आ जाएगी, डक्ट द्वारा वापस उष्मा ये भी लेटेंट हीट में आएगी। और इसमें हो जाएगा लेटेंट हीट यानी कि TLH = 1, 2, 3 जो भी हमारे पास इक्वेशन दी गई है। अब देखिए तापन भार गणना। तापन भार गणना यानी कि इसका निर्धारण कमरे की आवश्यकता की अधिकतम उष्मा हानि पर निर्भर करता है। तापमान भार गणना की मुख्य बातें निम्न है। पहला है संचरण उष्मा हानि, ट्रांसमिशन हीट लॉसेस। दूसरा है सौर विकिरण, सोलर रेडिएशन। तीसरा है आंतरिक उष्मा प्राप्त यानी कि इंटरनल हीट गेन। इसमें हम देखते हैं संचरण उष्मा हानि क्या है। तो देखिएगा दीवारों एवं छतों द्वारा संचरित उष्मा को हम बाहरी एवं आंतरिक तापमानों के अंतर के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। सोलर रेडिएशन क्या हो जाएगा? सौर विकिरण सामान्यतः मौसम पर आधारित होता है। जैसे सुबह सौर विकिरण की तीव्रता बहुत कम, लगभग 0 के बराबर होता है तथा दोपहर में तीव्रता उच्च हो जाती है। नेक्स्ट है आंतरिक उष्मा प्राप्त। उपकरणों, मशीनों, लाइटों तथा आदि द्वारा उत्सर्जित उष्मा को आंतरिक उष्मा कहते हैं। अब बात करते हैं सौर विकिरण की। देखिए सौर विकिरण क्या है? सूर्य की किरणों द्वारा उत्सर्जित उष्मा यानी कि ऊर्जा को सौर विकिरण कहते हैं। सूर्य द्वारा धरातल पर ऊर्जा यानी कि उष्मा विकिरण के रूप में प्रवेश करता है और सौर ऊर्जा, सूर्य की जो ऊर्जा है वो पृथ्वी के धरातल पर दो विकिरण के रूप में प्रवेश करता है। पहला है सौधि विकिरण, दूसरा है आकाशीय विकिरण। तो सीधी विकिरण क्या होती है? यह सूर्य द्वारा सीधे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है और इसकी तीव्रता अधिकतम तब होती है जब यह सतह के लंबवत होती है। तीव्रता को उपकरणों की सहायता से बढ़ाया या फिर घटाया जा सकता है। आकाशीय विकिरण, सूर्य द्वारा कुल उत्सर्जन का कुछ भाग तो धरातल की ऊपरी सतह द्वारा वापस भेज दिया जाता है तथा कुछ भाग अवशोषित कर लिया जाता है। यह अवशोषित उष्मा धरातल के अंदर प्रवेश करती है जिसे हम आकाशीय विकिरण कहते हैं और इसकी तीव्रता को बढ़ाया और घटाया नहीं जा सकता, ये ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है ग्लास के द्वारा और विकिरण की प्राप्ति। ग्लास के द्वारा और सौर विकिरण की प्राप्ति। तो ग्लास के द्वारा सौर विकिरण की प्राप्ति कैसे होती है, आइए देखते हैं। हम जानते हैं कि किसी भवन का एक अवयव ग्लास यानी कि कांच है। ग्लास द्वारा सौर ऊर्जा मुख्यतः भवनों में तेजी से प्रवेश करता है। इस कारण से कांच द्वारा प्राप्त ऊष्मा की गणना आवश्यक होती है। ग्लास द्वारा अवशोषित ऊष्मा मुख्यतः विकिरण की तरंगदैर्घ्य एवं ग्लास की रासायनिक एवं भौतिक प्रकृति पर निर्भर करती है। ग्लास द्वारा छोटे तरंगदैर्घ्य के विकिरण को उच्च संचरित करने की क्षमता होती है तथा लंबे तरंगदैर्घ्य के विकिरण को निम्न संचरित करने की क्षमता होती है। सौर ऊर्जा द्वारा सीधे विकिरण को कम करने के लिए विभिन्न प्रकार के ग्लास की संरचना और ग्लास के रॉड का इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि दोहरे पैन ग्लास द्वारा 10% से 20% सौर ऊर्जा को कम किया जा सकता है। विशेष ऊष्मा अवशोषण ग्लास द्वारा 25% और सौर ऊष्मा को कम कर सकते हैं। स्टैंड ग्लास द्वारा 65% और ऊष्मा को कम किया जा सकता है, जो सौर ऊष्मा है उसको कम किया जा सकता है 65% तक। यह रंगों पर निर्भर करता है। रॉडेड उपकरण द्वारा 15% तक ऊष्मा को कम किया जा सकता है और पर्दे द्वारा 30 से 35% सौर ऊर्जा को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है भवन ढांचों द्वारा ऊष्मा प्राप्ति, तापीय अवरोधक। भवन ढांचों के द्वारा निम्न समीकरण से ऊष्मा प्राप्ति की गणना की जा सकती है। कौन सी? Q इक्वल टू UA T0 माइनस T1। तो Q क्या है? हीट गेन। U क्या है? ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। A क्या है? एरिया। और T0 क्या है? आउटसाइड टेम्परेचर। T1 क्या है? इनसाइड टेम्परेचर। तो ओवरऑल थर्मल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 1/U इक्वल टू 1/F0 प्लस x1/K1 x2/K2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/F1। तो F0 जो है वो है फिल्म कोफिशिएंट ऑफ आउटसाइड वॉल, x जो है वो है थिकनेस ऑफ मटेरियल, k जो है वो है कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल और F1 जो है वह है फिल्म कोफिशिएंट ऑफ साइड वॉल। अब देखिए बात करते हैं इनफिल्ट्रेशन की। इनफिल्ट्रेशन क्या होता है? तो भवनों के वातावरणीय वायु लीकेज प्रवेश फ्रैंक दीवारों के खुलने कमरे के क्षेत्रफल में अंतर के कारण होता है, जिसके कारण कमरे की ज्ञेय ऊष्मा तथा गुप्त ऊष्मा दोनों में परिवर्तन होता है। मुख्यतः ब्रेक की लंबाई एवं चौड़ाई पर निर्भर करता है, जो खिड़की एवं दरवाजों के चारों ओर होती है। देखिए क्रैंक मुख्यतः भवन सामग्री, भवन रचना, प्रकार, भवन की आयु आदि पर निर्भर करता है। वायु लीकेज की गणना दो विधियों द्वारा की जा सकती है, वायु परिवर्तन विधि और क्रैंक लंबाई विधि। सबसे पहले वायु परिवर्तन विधि के बारे में बात करते हैं। इस विधि में निम्न समीकरण द्वारा ऊष्मा प्राप्ति या फिर ऊष्मा हानि की गणना की जाती है। Q इक्वल टू PVC T0 माइनस T1। P क्या है? वायु का घनत्व है। V वायु परिवर्तन दर है। C क्या है? वायु की विशिष्ट ऊष्मा। और T0 क्या है? बाहरी तापमान। T1 क्या है? आंतरिक तापमान। तो यह विधि केवल इंजीनियरिंग प्रैक्टिस विधि पर आधारित है। और बात करते हैं दूसरी क्रैंक लंबाई विधि। क्रैंक लंबाई विधि में यह विधि उच्च परिष्कृत या फिर तर्कपूर्ण होती है। वायु परिवर्तन की मात्रा की गणना निम्न समीकरण द्वारा की जाती है। क्या हो जाती है? V इनफिल्ट्रेशन इक्वल टू L इंटू B इंटू H इंटू AC अपॉन 60 जो होता है मीटर क्यूब पर मिनट में। देखिए V फिल्ट्रेशन क्या है? अमाउंट ऑफ V इनफिल्ट्रेशन, अमाउंट ऑफ इनफिल्ट्रेटेड एयर। और फिर क्या है? L कमरे की लंबाई, B क्या है? कमरे की चौड़ाई मीटर में, और H क्या है? कमरे की ऊंचाई H मीटर में, और AC क्या है? वायु परिवर्तन यानी कि वायु परिवर्तन पर घंटा कितना हो रहा है। ठीक है। आंतरिक ऊष्मा प्राप्ति कैसे? तो कमरे के अंदर सामानों यानी कि लाइटों और उपकरणों, मशीनों, पाइपों आदि द्वारा प्राप्त ज्ञेय ऊष्मा तथा गुप्त ऊष्मा की बढ़ोतरी आंतरिक ऊष्मा प्राप्ति कहलाती है। जो भी इनसे ऊष्मा होती है वह आंतरिक ऊष्मा होती है। विभिन्न स्रोतों द्वारा प्राप्त आंतरिक ऊष्मा निम्नलिखित है। पहले है कमरे में रखे सामानों द्वारा ऊष्मा क्षय और विद्युत भार। यह मुख्यतः बसों, हीट यानी कि जो भी हमारे पास है, और हीटर है, टीवी है, इन सभी से प्राप्त होती है। निकाय ऊष्मा प्राप्ति। वायु शीतलन निकाय द्वारा ऊष्मा प्राप्ति निम्नलिखित स्रोतों के द्वारा होती है। वायु डक्ट ऊष्मा प्राप्ति, लौटते वायु ऊष्मा प्राप्ति, लीकेज ऊष्मा प्राप्ति और पंप एवं पाइप द्वारा ऊष्मा प्राप्ति। तो यहां पर आपका यह चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं वह कमेंट करके जरूर बताएं, और एक बार आपका कमेंट हम देखते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है। बस हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए परिश्रम कर रहे हैं। आप केवल इतना काम कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा वीडियो कैसी लगी।
थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ नई वीडियो में।